जो क्रिस्टल फीड थ्योरी में है, तो क्रिस्टल फीड थ्योरी में दूसरा जो नंबर आता है, इसके स्ट्रक्चर भी हम जान चुके थे कि किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। चलो एक डायमैग्नेटिक बता देते हैं, डायमैग्नेटिक कैसे चेक करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है FeCl4 है और इस पर क्या है, एक माइनस चार्ज, ठीक है बेटा, एक माइनस चार्ज है। और इस माइनस चार्ज, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोई भी बच्चा बता सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। कितनी है इसमें, 4। 4, गुड, है ना। यहाँ पर लिगेंड्स क्या है बेटा, 4 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है, 4। याद रखिएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर Cl4 है बेटा, इससे पहचानते हम कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो यहाँ पर 4 है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्लोरीन का -1 होता है, लेकिन ये 4 क्लोरीन है, इसलिए 4 का गुणा कर देंगे, बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, +4 - 1 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर +3 हमारे पास आ गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, +3 हमारे पास आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ये दो चीज़ें हमने देख ली, यहाँ से हम पता कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा और दूसरा हमने क्या निकाला, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लिया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो Fe का कितना होता है, 26 होता है, परमाणु क्रमांक होता है बेटा Fe का 26, लेकिन इसमें 3 प्लस चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे, ठीक है ना। तो पहले Fe का लिखेंगे, तो Fe का 26 होता है, तो कैसे लिखते हैं हम, 1s2 2s2, ये याद हो गया होगा आपको, है ना, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो जाएंगे। देखो 26 हुई कि नहीं, 20 10 और 10 20 हो गए, 6 26 हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें Fe3 पॉजिटिव चाहिए, Fe3 पॉजिटिव, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 तो निकलेंगे पहले बाह्यतम कक्षा से, 4s में कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद किस में से निकलेंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ आएगा 3d5 हो जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में क्या दिखाई दे रहा है हमें, क्या दिखाई दे रहा है बेटा हमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई क्या दे रहा है, जो ग्राउंड स्टेट में है यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3d5, 3d कितने हैं, 5 है, और 4s कितने हैं, 4s है 0, है ना, और 4p कितने होंगे, ये भी 0 है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सेम आएगा, है ना। सेम क्या आएगा, देखो सेम कैसे आएगा, यहाँ देखो 3d कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 4s कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। 5 4p कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होना है, इन सब में दोनों एक ही जैसे, एक्साइटेड स्टेट में वैसे और इसमें भी वैसे। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कितने जोड़ने हैं, इसमें 4 जोड़ने हैं। देखो 4 कैसे जुड़ेंगे, तो d के 5 है, d कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 देखते हैं, या लास्ट वाला देखते हैं ना, देखो 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर देखो d पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5, है ना। वैसे भी जो Cl है दुर्बल लिगेंड्स होगा, है ना। तो यहाँ पर देखोगे 4s खाली है और 4p खाली है। अब इसमें क्या होना है, हमने 4 क्लोरीन जोड़ने, कितने क्लोरीन जोड़ने, 4, ठीक है ना, 4 क्लोरीन इसमें से जुड़ने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एक एक तो यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा,
इसमें यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बेटा, एक S हो गया और 3 P के हो गए, है ना, कितने हो गए 3, तो ये sp3 संकरण होगा। क्या होगा, sp3 संकरण होगा। कौन सा होगा बेटे, sp3 संकरण। तो यहाँ पर sp3 संकरण से क्या होगा कि इसमें देखो 3 एक S का होगा और 3 P के हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ, ये कैसे है, दुर्बल लिगेंड है तो इनको धक्का नहीं दे सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, ठीक है ना, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। क्लोरीन एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, 4 क्लोरीन है तो ऐसे जुड़ जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, यानी कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, चतुष्फलकीय संरचना होगी, Fe बीच में होगा, है ना, और ये ऐसे करके Cl इससे जुड़े होंगे ऐसे करके। तो ये कौन बता रहा है हमारा, ये बता रहा है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता रहा है, इसमें माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, यानी कि इसको बोलते हैं, कैसे, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय गुण होगा, है ना। इस प्रकार से हम इसको क्या निकाल देते हैं, CFT के अनुसार ये चीजें हम देखेंगे। अब दूसरा इसमें देखें, दूसरा जो इसमें आएगा, यहाँ पर विपाटन में क्या हो रहा है कि जैसे D में 5 है ना, यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेट का मतलब ऐसे होता है बेटा, देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 5 इलेक्ट्रॉन को समभ्रंश अवस्था में ऐसे गए, एक साइडेड स्टेट है इसकी, फिर इसके EG ऑर्बिटल TTG ऑर्बिटल, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन 3 यहाँ बढ़ गए और 2 यहाँ बढ़ गए, माने इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन फर्क कहाँ से पड़ेगा, मालूम कहाँ से पड़ेगा, जब ये 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाने शुरू हो जाएंगे, है ना, जैसे इससे आगे वाले और हैं तो उनकी संख्याएं क्या होने लग जाए, इनमें विघटन में अलग अलग होने लगेंगे, तो तब फर्क पड़ेगा। दूसरा इसमें देख ले, दूसरा वाला, दूसरा है बेटा इसमें, अब हम चतुष्फलकीय में देखते हैं, इसमें देखेंगे चतुष्फलकीय, जो चतुष्फलकीय संकुल है उसमें हम क्या देखना है, उनमें अब D कक्षक है, जो D कक्षक है, D कक्षकों का विभाजन देखना है, D कक्षकों का विभाजन या विपाटन, है ना, यानी कि उनमें भी क्या होगा, अब D कक्षक चतुष्फलकीय संरचना में किस प्रकार से होगा, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है चतुष्फलकीय संरचना में किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर जो चतुष्फलकीय संरचना है इसमें जैसे अष्टफलकीय में था, ये अष्टफलकीय का उल्टा होगा, अष्टफलकीय यौगिकों का उल्टा होगा, और किस प्रकार से होना है, जो D कक्षक होंगे उनका विभाजन किस प्रकार से होना है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो किस टाइप से होना है, देखो यहाँ पर क्या होंगे, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, यहाँ पर होंगे 4 लिगेंड्स, इसकी जो समन्वय संख्या है चतुष्फलकीय की, जो समन्वय संख्या है वो कितनी होती है चतुष्फलकीय में, ये 4 होती है, ये याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका 4 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम D ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे थे, D ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर इस टाइप से हैं, और D में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ से ये कैसे हैं, ये है समभ्रंश, समभ्रंश का मतलब इनकी ऊर्जा समान है, इनकी ऊर्जा क्या है, समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, समभ्रंश कहते हैं, है ना। यहाँ से थोड़ी सी एक्साइटेड होकर के एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम क्या कर रहे हैं, उत्तेजित अवस्था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इन सब की ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ जाती है, 5 ये देखिए 3 4 5, है ना, इनकी ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ जाती है। बढ़ने पर फिर क्या होगा, इसका विभाजन 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर ऐसे चले जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा
कि जो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल था, इसका नाम क्या था बेटा, जहां पर 3 कक्षक थे उसका नाम क्या था, कल हमने बताया था आप लोगों को, उसका नाम क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया, 2 सेकंड पहले, जल्दी बताओ। बताओ बेटा, इसमें ईजी ऑर्बिटल कौन सा है और T2Z ऑर्बिटल कौन सा है? ये ऊपर वाला क्या है, जो 3 वाला था वो क्या था, जो 3 वाला है उसको बोलते हैं T2Z ऑर्बिटल। देखो वहाँ ईजी ऑर्बिटल नीचे आया था, यहाँ T2Z ऊपर चलेगा, ये ईजी नीचे की तरफ आ गया, लेकिन यहाँ T2Z की ऊर्जा ज़्यादा है, ये दिखा रहा है कि क्या है, इनकी ऊर्जा ज़्यादा है और इनकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो इसमें ये ध्यान रखना में कि इस प्रकार का जहाँ विपाटन हो रहा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये है चतुष्फलकीय। ये कैसे वाला विपाटन होगा, चतुष्फलकीय विपाटन हो जाएगा। इनमें क्या होगा बेटा, इनके बारे में यदि हम चतुष्फलकीय में देखेंगे तो इजी ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होता है। जो यहाँ पर क्या होगा, जो इजी कक्षक है यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण कम होगा। प्रतिकर्षण ही तो होता है यहाँ पर, प्रतिकर्षण और आकर्षण से हम समझाते हैं इसको, है ना। और जो T2Z ऑर्बिटल होगा इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा, क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऊपर चले जाते हैं, इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है ना। फिर यहाँ देखो बेटा, इनमें यहाँ पर जो ऊर्जा डॉट डॉट इसके बीच का आधा करें, इसके आधा में क्या होता है, यहाँ पर जो टोटल ऊर्जा होती है वो 10 dQ होती है ना, 10 dQ होती है, लेकिन यहाँ पर विभाजन करेंगे तो ऊपर वाले हैं 4 dQ और नीचे वाले 6 dQ। ये ऊर्जा में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ से ये देख लीजिए, ये इसके ऊपर है ना, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने एक फॉर्मूला टाइप का दिया, उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास चतुष्फलकीय है, यौगिक है ना, जैसे हम पहले वाले में पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे थे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, चतुष्फलकीय यौगिक है, मान लीजिए क्या हमारे पास है, चतुष्फलकीय यौगिक। और इस यौगिक में देखोगे तो क्या होंगे कि जो डी कक्षक है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन देते है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 चीजें होंगी, कैसे कैसे आएगा, यहाँ पर 2 पार्ट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ लिख सकते हैं प्रबल लिगेंड विज्ञान, जहाँ पर प्रबल लिगेंड्स होंगे उनकी कंडीशन में क्या होगा, और एक तरफ होगा दुर्बल लिगेंड्स होंगे तो क्या होगा, है ना, दुर्बल लिगेंड्स। तो जो प्रबल लिगेंड्स होंगे बेटा ध्यान रखना, तो डेल्टा, अब देखो ये क्या है, डेल्टा, इसको ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, डेल्टा टी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा टी, यहाँ पर इसको हम डेल्टा टी लिखेंगे बेटा, है ना, इसको टेट्राहेड्रल को, तो इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन पी, है ना, पैरामैग्नेटिक ये आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, लेस देन पी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ये डी कक्षक के लिए ना, इसमें मान लीजिए पहले हमने लिया D1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस सीरीज में D1 इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, इजी में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इजी में, उसके बाद T2Z खाली रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि एक ही है ना। यहाँ भी क्या होगा, इजी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और T2Z ये खाली रहेगा, इसमें 0 होगा। फिर D2 इलेक्ट्रॉन आए, D2 में क्या हुआ,
फिर इजी ऑर्बिटल में क्या है, 1 आया, 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए और T2G खाली हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी इसी में 2 ही आएंगे और T2G में कितने आएंगे, T2G में 0 रहेंगे। अब देखो जैसे D3 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर अनपेयर्ड में जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो इसी में बढ़ता चला जाएगा, इजी में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और T2G खाली रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें 2 भर गए क्योंकि इसके यहाँ कितने हैं बेटा, इसके 2 ऑर्बिटल हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन 2 इजी ऑर्बिटल में कितने आएंगे, इजी में तो 2 आएंगे और T2G में कितने आ जाएंगे, 1 आएगा। अब इसको ऐसा समझ लेते हैं, इजी के 2 खाने होते हैं और T2G के कितने खाने होते हैं, 3, है ना। यहाँ इजी के 2 खाने हैं और T2G के कितने हैं, 3। तो यहाँ पर क्या होता है कि इजी में पहले इलेक्ट्रॉन भरा गया इस वाले में, फिर दूसरा वाला भी इसी में भरा गया, फिर तीसरा वाला भी यहीं भरा गया और चौथा वाला भी यही भरा जाएगा। किसमें, प्रबल लिगेंड्स के कारण। दुर्बल लिगेंड्स में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, फिर एक यहाँ भरा, फिर तीसरे यहाँ भर गया, है ना। देखो तीसरा कहाँ चलेगा, T2G में चलेगा। अब यदि D4 इलेक्ट्रॉन है, देखो इजी में कितने होंगे, इजी में 4 है। जब प्रबल लिगेंड होंगे तो चारों के चारों यहाँ आ गए और T2G कहाँ रहेगा, खाली रहेगा। यहाँ देखो बेटे इसमें क्या हुआ, इजी ऑर्बिटल है इसमें 2 तो भर गए, अब T2G में कितने चले जाएंगे, तो इसके 3 है ना, 3 तक चले जाएंगे, तो इसमें 2 हो गए। जब D5 होगा यहाँ तो पूरा हो गया, तो ये क्या होगा, EG4 और T2G1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, EG भी 2 होगा और T2G भी 3 हो जाएगा। अब इनमें सब में एक एक हो गए, यहाँ अलग दूसरा। अब D5 जब 6 चलेगा तो इसमें क्या होगा, EG में तो 4 है और T2G में 2। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ 3 पूरे हो गए, अब यहाँ भरना शुरू हो जाएगा, EG में हो जाएंगे 3 और T2G में होगा 3। D7 में क्या होगा, यहाँ EG में हो जाएगा 4 और T2G में कितना होगा, 3। अब यहाँ देखो, यहाँ EG में कितने, 4 और T2G में 3। अब यहाँ चलेगा, इसके बाद इसमें चलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी तब उसके बाद सेम होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर हमें निकालने पड़ेंगे, इसके आधार पर हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ देखो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा, कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक, है ना। यहाँ देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, दोनों, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर देखो बेटे, इस वाले में क्या आएगा, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दो। इस वाले में देखो यहाँ 3 हो गए, 3 का मतलब यहाँ 2 खाने हैं ना, 3 हो गए, तो इसका मतलब एक यहाँ हुआ होगा, एक यहाँ हुआ होगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन एक आ गया, तो ये अभी भी पैरामैग्नेटिक है। यहाँ देखोगे तो ये तो पैरामैग्नेटिक है ना। यहाँ देखो इसमें 4 हो गए, ये डाई हो गए बेटा, क्योंकि इजी ऑर्बिटल में 2 कोष्टक थे, दोनों में 2 हो गए, ये डायमैग्नेटिक है। लेकिन ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ देखो ये 4 हो गए और ये 5, ये तब भी पैरामैग्नेटिक है ना। यहाँ पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। यहाँ देखो बेटे इसमें कितने हैं, 2 इसमें हो गए, 3 इसमें, तो यहाँ भी पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें देखो 4 2, ये पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो इसने सरल तरीका बताया कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो चतुष्फलकीय हैं, चतुष्फलकीय यौगिकों में किस प्रकार से हम उनका क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो बेटा एक नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो है वो संक्रमण तत्व है, संक्रमण धातु आयनों, धातु आयनों के रंग हो गया और संकुल यौगिकों के रंग, ठीक है ना।
दो प्रकार की चीजें, संकुल जो यौगिक हैं उनके रंगों के बारे में क्या होगा, यौगिकों ये रंग है ना, इनके रंग के बारे में। तो जो संक्रमण धातुएं होती है बेटा, है ना, ये जो संकुल जो हमारे पास क्या है संक्रमण धातुएं हैं, उनके जो संकुल है, संकुलों में जब क्या होगा श्वेत प्रकाश पड़ता है तो उसका क्या होगा, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए किसी संक्रमण धातु हो या संकुल यौगिक हो, इन पर जब सफेद प्रकाश क्या होगा पड़ेगा, तो उसमें से क्या होगा कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कलर के बारे में, है ना। और जब प्रकाश क्या होगा, अतः जो प्रकाश के क्या होगा श्वेत नहीं रहता है, श्वेत जो प्रकाश अवशोषित हो रहा है बेटा उसमें 7 रंग होता है ना। तो उसमें से क्या हुआ कुछ भाग अवशोषित हो गया, तो जो भाग अवशोषित हो गए वो तो हमें क्या करेंगे, दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो अवशोषित नहीं हुआ है ना, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा, वो हमें दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कुछ कहता है कि मान लीजिए हमारे पास हरा रंग है, हरा रंग इसमें अवशोषित हो गया, क्योंकि 7 रंग होते हैं किसमें, विबग्योर में, है ना, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से मान लीजिए हरा रंग क्या हो गया, अवशोषित हो गया। तो ये जो हरा रंग यदि अवशोषित हो गया तो हमें कैसी वस्तु दिखाई देगी, लाल, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, लाल। तो इसी प्रकार से उन्होंने समझाया है, उन्होंने कहा कि भाई सूर्य के 7 रंगों में से जो रंग अवशोषित हो जाएंगे वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो प्रतिकर्षित हो जाते हैं वो हमें दिखाई देता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। तो हरे रंग का जो पूरक रंग है वो लाल है। ठीक है। तो जैसे ये कहता है कि किसी जो हमारे पास संक्रमण धातु है, ये संकुल यौगिकों के रंग है, रंग उसका जो कारण होता है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाट सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। इसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और जो गैसीय धातु है, धातु आयन, जो 5 जो क्या होंगे उसमें डी कक्षक होंगे, परस्पर क्या होती है उनकी ऊर्जा समान होती है। और जब उनमें क्या होगा, लिगेंड उनके चारों ओर से घिरा रहता है ना, यहाँ पर क्या होगा, उनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। लेकिन क्या कहता है कि संकुल जो यौगिक है में जो धातु आयन है उसके चारों क्या होते हैं, लिगेंड रहते हैं, है ना। तो जब इन D5 जो डी कक्षक हैं, जैसे हमारे पास 5 डी कक्षक हैं, ये देख लीजिए 5 डी कक्षक होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जब एक्साइटेशन होता है तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं। एक क्या टूटता है, ईजी में टूटता है, और एक T2G में टूटता है ना। ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। जब वो ईजी T2G ऊपर चले जाए तो ये किसके लिए हो जाएगा, और ईजी नीचे आ जाए तो ये होगा टेट्राहेड्रल के लिए, है ना। 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और इनको जब हम क्या करते हैं कि इन लवणों को जब हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, है ना, जलीय विलयन बनाते हैं, लिगेंड कार्य क्या करते हैं, लिगेंड की समान कार्य करते हैं, है ना। जो जल के अणु क्या होते हैं, मान लीजिए हमने कोई यौगिक लिया और उसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डाल दिया तो जो H2O अणु होंगे ये लिगेंड्स का काम करते हैं, है ना, काम करते हैं। और क्या होगा, ये जो डी कक्षक होते हैं उनमें क्षेत्र विभाजन के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे हमने उसको पानी में डाला तो लिगेंड की तरह काम करे, लिगेंड की तरह जाएगा, फिर उसमें विपाटन हो जाएगा, विपाटन होने से उनका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हमने टाइटेनियम लिया, अब टाइटेनियम को हमने पानी में घोला, तो पता, क्योंकि पानी में क्या करेगा, लिगेंड के रूप में काम करेगा, यानी कि टाइटेनियम और इससे H2O 6 H2O जुड़ जाएंगे, लिगेंड की बात है। और इसमें क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये व्यवहार करेगा। और उससे क्या होगा कि हमने इसमें प्रकाश डाला, है ना, तो प्रकाश डाला तो उसने क्या हुआ, कुछ कणों को अवशोषित कर लिया, है ना, ईजी, ये 2 भागों में तोड़ देगा इसको, ईजी और T2G ऑर्बिटल में, है ना। तो इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन है जो टाइटेनियम के, उनको तोड़ करके 2 भागों में तोड़ देगा, है ना। और उससे क्या होगा, फिर हम सूर्य का प्रकाश देंगे, सूर्य के प्रकाश से क्या होगा, जो अवशोषित कर लेगा
वो वो रंग, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा, राइट। तो इसे कहते हैं बेटा डी 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 डी, और क्या कहा जाता है इसको, संक्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डी डी संक्रमण किसे कहते हैं, क्योंकि एक डी कक्षक दूसरे डी कक्षक को क्या कर रहा है, संक्रमित। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, कोई संकुल आयन लिया, माना हमने कोई संकुल आयन लिया, ये लिया है ना, ये हमने कोई संकुल आयन लिया और इसमें 3 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव है। जब हम क्या करते हैं, इसको पानी में मिलाएंगे, पानी में मिलाया हुआ है, पानी तो इसमें है ही, है ना। तो इसका जो प्रकाश का जो डेल्टा ओ होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा, है ना, विपाटन ऊर्जा, तो वो 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी, यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। इसमें क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण क्या करके क्या होगा, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन और Eg में जो T2G का इलेक्ट्रॉन था, जैसे माने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, वो यहाँ से जंप करके, माना T2G नीचे और ऊपर Eg ऑर्बिटल है ना, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाए, कहाँ, Eg ऑर्बिटल में, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे इसके लिए क्या होगा, जो संकुल पीले हरे क्षेत्र की ऊर्जा को संगत प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ये जैसे इसने क्या किया, इससे सूर्य का प्रकाश पड़ा, मान लीजिए ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारे पास है, नीचे है Eg ऑर्बिटल, है ना, Eg ऑर्बिटल, ऊपर है ये Eg ऑर्बिटल है, ये T2G ऑर्बिटल है ना। ये हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करें। अब हमने सूर्य का प्रकाश पड़ा और इसने क्या किया, यहाँ से सूर्य का प्रकाश अवशोषित हुआ, तो इसने ऊर्जा ग्रहण की और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, मान लीजिए चलो ये चले गए यहाँ, उसने क्या किया, सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया। तो उस जितनी ऊर्जा उसने अवशोषित की तो उसी हिसाब से अब जो अवशोषित हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाने से क्या हुआ, ये भी डी कक्षक था, ये भी क्या है, डी कक्षक है, और ये भी क्या है, डी कक्षक। तो उससे क्या हुआ, बैंगनी रंग हमें दिखाई देने लगा, किसमें, टाइटेनियम में। जिससे क्या हुआ, जिससे संकुल का रंग बैंगनी दिखाई देता है, और जो बैंगनी रंग का कारण है कि जो T2G का इलेक्ट्रॉन जब Eg में चला गया, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया डी डी संक्रमण, यानी कि जब T2G का इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में चले जाए सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो उसे कहा जाता है डी डी संक्रमण। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा बेटा आपको, डी डी संक्रमण क्या हो। तो हम कह सकते हैं Eg T2G ऑर्बिटल कम ऊर्जा वाले से जब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करके वो Eg उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में चले जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डी डी संक्रमण कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कारक, मान लीजिए जो कारक क्या होंगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी कि डेल्टा ओ, इसको बोलते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, ठीक है, डेल्टा ओ, ये इसके मान को प्रभावित करते हैं, वे कारक क्या कहलाते हैं, संकुल रंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। जो इसके मान को प्रभावित कर देंगे उनसे क्या होगा, संकुल का जो संकुल यौगिक हैं उनके रंग भी प्रभावित होंगे। ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं, एक लिगेंड की प्रकृति होगी, लिगेंड का नेचर कैसे है ना, लिगेंड की प्रकृति होगी, लिगेंड की प्रकृति को हमें जानना है। धातु आयन पर आवेश हो गया, ये सारे कारक है बेटा, जिससे क्या होगा, उनका कलर प्रभावित होगा। धातु आयन पर आवेश हो गया, उस पर कितना आवेश है, संकुल की ज्यामिति हो गई, संकुल का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्यामिति होगी, है ना, ज्यामिति हो गई। उसके बाद होगा डी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जो डी इलेक्ट्रॉन है,
डी कक्षक में कितने उनकी संख्या पर भी डिपेंड की संख्या होगी। ये सारे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें कलर कैसे आते हैं ये हमने जान लिया। इसकी लिमिटेशन है बेटा, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन है, ये क्या कहता है, इसकी भी लिमिटेशन है, यानी कि इसके आगे भी खोज होती है ना, क्योंकि जो थ्योरियाँ होती हैं इनमें थोड़ी थोड़ी कमियां रहती हैं, उनको समझाने के लिए फिर नए नए सिद्धांत आते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो सीमाएं हैं, यहाँ पर क्या मानता है कि जो लिगेंड्स होंगे वो बिंदु आवेश के रूप में हैं, अतः इनको क्या कह सकते हैं, अतः ऋणायन लिगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए। जो डी कक्षकों का जो विपाटन है वो सर्वाधिक होना चाहिए। परंतु ऋणायन लिगेंड्स में क्या होगा, ऋणायन लिगेंड स्पेक्ट्रा में रासायनिक निचले स्तर में आते हैं, इसलिए न्यूनतम विपाटन जहाँ पर बिंदु के रूप में होगा वो अधिकतम विपाटन हो सकता है, और जो ऋणावेश के रूप में यदि लिगेंड्स हैं तो उनमें क्या होगा, न्यूनतम विपाटन होगा। ठीक है ना, ये सिद्धांत की लिमिटेशन है। ये सिद्धांत क्या करता है कि जो लिगेंड्स है, दूसरा इसमें है, दूसरा एक लिगेंड्स हो गया, लिगेंड एवं CMI के मध्य क्या होगा, मध्य आवरण की सहसंयोजक प्रकृति का संज्ञान नहीं लेता है। इनके बीच ये तो कहता है कि विद्युत संयोजकता होगी इसमें, लेकिन सहसंयोजकता का सब संज्ञान नहीं लेता, इनके बीच सहसंयोजक बंध बनते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटे हमारा CFT कंप्लीट हुआ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है धातु कार्बोनिल। इसमें स्थायित्व है बेटा, चलो देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट है इसका जो हमारे पास है, ये है धातु कार्बोनिल। तो धातु कार्बोनिल होते क्या हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना। चलो इसको देख लेते हैं। इससे पहले एक पार्ट ये है कि यहाँ पर क्या है, कार्ब धातुक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धातुक यौगिक। कार्ब धातुक यौगिक ये होते क्या है बेटा, कार्ब धातुक यौगिक। यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ कार्ब, कार्ब का मतलब यहाँ कार्बन से है ना, और धातु के साथ, कार्बन और धातु यानी कि वे यौगिक जिनमें क्या होगा, कम से कम क्या होगा, एक कार्बन एक धातु कार्बन बंध उपस्थित होगा। कार्बन और धातु के बीच एक बंध क्या होना चाहिए, कम से कम एक बंध होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्ब यौगिक कहलाते हैं, है ना। और धातु कार्बोनिल यौगिक कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, धातु कार्ब या धातु कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है इनको। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा निकेल और यहाँ CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। यहाँ देखो ये कार्बन के साथ इस धातु का एक बॉन्ड है, ठीक है ना, यौगिक में बॉन्ड है। भले ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन यह कार्बन से संबंधित, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, कार्ब धातु के यौगिक में सम्मिलित कर सकते हैं। और भी यौगिक हैं, जैसे देखो हमने कहा C2H5 इसकी होल ट्वाइस और Zn है ना। तो देखो बेटा जिंक के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, कार्ब धातु के यौगिक है ना, जिंक के साथ। या हम कहते हैं CH3MgBr। देखो यहाँ पर Mg क्या है, धातु है, और उससे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, कार्ब धातु की होगी। तो कार्बन के साथ एक धातु जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब धातु की होगी। और जो कार्बोनिल हमने पढ़ा भी है, ये वाला, ये कार्बोनिल भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार का कार्ब धातु की यौगिक है ना। तो कार्ब धातु यौगिक का यदि हम देखेंगे परिभाषा, तो आप लोग समझ गए कार्ब धातु यौगिक क्या हुआ। इनकी परिभाषा को ये देखेंगे, आप वर्गीकरण देखें इसमें,
इसके अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। पहले यदि देखेंगे तो ये दो वर्गों में बांटे जाते हैं। जैसे माना एक होगा एस पी डी और एफ, वर्ग के क्या होंगे, कार्बधातु यौगिक। और दूसरा होगा का धातु और कार्बन, धातु और कार्बन बंध के आधार पर। दो आधार हैं इसके वर्गीकरण के, है ना। तो एक तो है एसपीडीएफ, एफ ब्लॉक के तत्वों की कार्बधातु यौगिक, और एक धातु और कार्बन के बीच जो है जो बंध बनेगा उसके बीच उस प्रकार के होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, जैसे माना अलग अलग प्रकार, फिर इनका वर्गीकरण अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, जो हल्का से थोड़ा बता देते हैं ना। वैसे इसकी संभावनाएं कम होती है, लेकिन फिर भी देखो बेटा, जो एसपीडीएफ वाले हैं वो तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहले हो सकते हैं इसमें जो तीन प्रकार के कौन कौन से हो गए, एक होगा प्रमुख समूह कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है ना। दूसरा होगा डी वाला, डी ब्लॉक। तीसरा होगा एफ ब्लॉक। ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना। इनके फिर अलग अलग टाइप से कि प्रमुख वाले कौन कौन से होंगे। जैसे प्रमुख देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे माना हमने CH3 के होल ट्वाइस Zn किया, है ना। ये यौगिक सबसे पहले ढूंढा था फ्रैंकलैंड ने, है ना। तो ये यौगिक का निर्माण बना देता, तो इस प्रकार के आ जाएंगे। दूसरे जो डी ब्लॉक वाले हैं, तो डी ब्लॉक के साथ जैसे माना हमने कहा PT और Cl3 लिखा, फिर उसके बाद लिखा C2H4, एथिलीन इससे जोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर भी जुड़ा, लेकिन ये किसके साथ, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ जुड़ा। जो एफ ब्लॉक के साथ जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोरियम है, TH जोड़ दिया, किससे जुड़ा, TH, ये हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद OR है ना, ये हो गया। और यहाँ पर लिख लिया हमने C2 C5 CH3, है ना, और इसकी होल 5 और ब्रैकेट में होल ट्वाइस, है ना। यहाँ इस टाइप से आ जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के यौगिक हो सकते हैं ऐसे करके। तो ये अलग अलग यौगिक हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। कार्ब धातु जो धातु और कार्बन के आधार पर वर्गीकरण है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के आधार पर होता है। एक में सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक में पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आप लोग जानते हैं और पाई बॉन्ड भी जानते हैं, है ना। तो इस टाइप से। अब जो नेक्स्ट होता है बेटा, जो नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था, ये था धातु कार्बोनिल यौगिक। धातु कार्बोनिल यौगिक, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, है ना। धातु कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है बेटा कि हमें